जी जल्दी बैठ से हाइब्रिड में। इंटेंजिबल्स निकालें। कोई मसला आया हो होमवर्क के सवालों में? भाई इन सवालों में कोई मसला आया हो? 12, 13, 14, 15 कितने लोगों ने किए थे? कोई मसला आया हो माय डियर? कोई मसला नहीं आया? चलें, अब जिस किसी की कल वाली क्लास मिस है तो कोई ख़ास परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस वो ये छोटी सी बात समझ ले कि हमने 2-3 बातें कल की क्लास में बताई थी कि इनटेंजिबल्स को हमने अमोर्टाइज करना है स्ट्रेट लाइन बेस पे, पहली बात। दूसरी बात, इनटेंजिबल्स में अगर रेजिडुअल वैल्यू गिवन होगी उसे इग्नोर करना है। तीसरी बात, इनटेंजिबल्स को जब अमोर्टाइज करना है तो उसकी लाइफ अगर गिवन ना हो तो आपने उसकी 25 साल लाइफ लेनी है। अगली बात, खरीदने के साल में इनटेंजिबल को नंबर ऑफ डेज बेस पे अमोर्टाइज करना है। फिक्स्ड एसेट्स की ये बात नहीं है, ये इनटेंजिबल्स के लिए। खरीदने के साल में नंबर ऑफ डेज बेस पे अमोर्टाइज करना है। व्हाट डज इट मीन? कि अगर आपने जो है 28 जून को एसेट खरीदा है तो 28, 29, 30, 3 डिवाइडेड बाय 365 आपने करके 365 दिन होते हैं ना साल में। तो अगर यकम जून को खरीदा तो 1/12 नहीं करना, 1/12 नहीं करना, 30 डिवाइड बाय 365 करना है। तो ये मोटी मोटी बातें थी इंटेंजिबल्स के बारे में, कोई ऐसा मुश्किल नहीं थी। तो अब बिल्कुल इंशाल्लाह हमारी इन बातों का पिछली क्लास से कोई लिंक नहीं होगा। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द डेफिनेशंस। इस सेक्शन के अंदर कॉस्ट इन रिलेशन टू इंटेंजिबल मींस एनी खर्चा इनकर्ड इन एक्वायरिंग और क्रिएटिंग द इंटेंजिबल। एक बार याद रखिएगा, इंटेंजिबल हम खरीद भी सकते हैं और बना भी सकते हैं, इंक्लूडिंग एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन इंप्रूविंग एंड रिन्यूइंग द इंटेंजिबल। और अगर आपने इंटेंजिबल को इंप्रूव करना है या रिन्यू करना है तो वो भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट होगा। शायद आपको अकाउंटिंग की क्लास में पता हो, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था हाइब्रिड में। बॉयज प्लीज यार बुक्स तो निकालो ना माय डियर, पहली रो में। तो शुक्रिया, आपने निकाली हुई है फर्स्ट रो पर। तो अगर आपने इंटेंजिबल खरीदा है तो बाद में आपने कोई उसमें ऐसा खर्चा किया जिससे इंटेंजिबल की एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस बढ़ गई, तो ठीक है, आप उसको जो है वो कैपिटलाइज कर दें, इंक्लूडिंग एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन इंप्रूविंग और रिन्यूइंग द इंटेंजिबल। एंड इंटेंजिबल मींस एनी पेटेंट इन्वेंशन। ये पेटेंट होता है किताब, कोई आप काम करते हैं, फॉर्मूला वगैरह बनाते हैं और फिर हुकूमत के पास जाके अपने नाम रजिस्टर करवा लेते हैं। वही लिखना जरूरी नहीं है, बस नाम याद करने हैं। एनी पेटेंट इन्वेंशन, जैसे आपने नाम नहीं याद किए थे, ज्वेलरी, रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट, फोलियो, जैसे सिक्योरिटीज में नाम याद किए थे, तो चीज़ों के नाम याद करने हैं बस। इंटेंजिबल्स होते हैं, असल में इंटेंजिबल्स और टेंजिबल्स में मेन फर्क यही है कि इंटेंजिबल्स को टच नहीं किया जा सकता और टेंजिबल्स को टच किया जा सकता है। अब आप ये नहीं कहेंगे सॉफ्टवेयर की सीडी को टच किया जा सकता है, वो तो सीडी है, उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है उसे तो नहीं टच किया जा सकता। फॉर्मूला अगर आपने बनाया तो कागज पे लिखा है, उस कागज को टच किया जा सकता है, लेकिन उस फॉर्मूले को तो टच नहीं किया जा सकता ना। तो इंटेंजिबल्स वही होते हैं जिनको आप टच नहीं कर सकते, टेंजिबल नहीं है, टचेबल नहीं है। मीन्स एनी पेटेंट, इन्वेंशन, डिजाइन, मॉडल, सीक्रेट फॉर्मूला, प्रोसेस, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, साइंटिफिक टेक्निकल नॉलेज, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सबसे बेहतरीन मिसाल है, आसान मिसाल, मोशन पिक्चर फिल्म्स, एक्सपोर्ट करने का इजाजतनामा, फ्रेंचाइजीज लोगों ने अपने नाम लगवा लिए हैं, लाइसेंस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है किसी के माइंड में जो नॉलेज है उसको फिर आप सफ़े पे डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स, कॉन्ट्रैक्ट आपने हुकूमत के साथ कि मुझे ये फला काम करने दो, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स। एंड एनी एक्सपेंडिचर दैट प्रोवाइड्स एन एडवांटेज और बेनिफिट फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। ये बड़ी अजीब बात है। हर वो खर्चा जो 1 साल से ज्यादा का फायदा दे वो भी इंटेंजिबल है। हर वो खर्चा जो 1 साल से ज्यादा का फायदा दे वो भी। उसकी बेहतरीन मिसाल मैं आपको देता हूं, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट मेरे भाई 1 साल से ज्यादा का फायदा देती है। अक्सर ऐसा होता है एडवर्टाइजमेंट करते हैं आप, हैवी एडवर्टाइजमेंट 2-3 साल तक आप फिर हल्की फुल्की चलाते रहते हैं, मेन एडवर्टाइजमेंट आपकी खत्म हो जाती है। जैसे ओमोर आइसक्रीम आई थी तो हर जगह उन्होंने बैनर वो लगाने की कोशिश की, अब तो बड़ी रेयर मिलती है आपको। तो अगर एडवर्टाइजमेंट 1 साल से ज़्यादा का फायदा दे ना आपको, तो उसको भी आपने इंटेंजिबल बना लेना है। हालांकि अकाउंटिंग की क्लास में इट इज़ नेवर अलाउड। एडवर्टाइजमेंट आपको पता है हमेशा एक्सपेंस है, लेकिन टैक्स वाले अजीब हैं, वो कहते हैं हर वो खर्चा जो 1 साल से ज़्यादा का फायदा दे, दैट कैन बी क्लासिफाइड एज
इंटेंजिबल। लेकिन अगर एडवर्टाइजमेंट 1 साल का ही फायदा दे तो फिर तो इंटेंजिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइडिंग बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर। एडवर्टाइजमेंट अगर 1 साल से ज्यादा का फायदा दे। ओके, नेक्स्ट। Other than expenditure incurred to acquire a depreciable asset or unimproved land। depreciable asset क्यों डेफिनेशन से निकाल रहे हैं इंटेंजिबल की? क्योंकि उसका तो अलग सेक्शन है। सेक्शन 22 अभी हम पढ़ के आए हैं, पता नहीं पिछले दिनों में, प्लांट मशीनरी, वो तो अलग सेक्शन है उसका। अनइम्प्रूव्ड लैंड तो उधर से भी उसने निकाल दी थी, दलदल। उसको डेप्रिशिएबल भी नहीं कहना और ये भी नहीं कहना कि मैं दलदल को टच करने की कोशिश कर रहा हूं, टच होते होते मैं पूरा का पूरा खुद ही टच हो गया अंदर, तो उसको इधर से भी निकाल दें। तो 2 चीजें इंटेंजिबल के डेफिनेशन से बाहर निकालें, नंबर 1 डेप्रिशिएबल एसेट एंड नंबर 2, और एक और चीज इंटेंजिबल के डेफिनेशन से बाहर निकालें, बट शेल नॉट इंक्लूड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल ये है कि कॉलेज वाले ये कहें कि जी हमारे कॉलेज का नाम है, तो कॉलेज की बिल्डिंग मिसाल के तौर पे मैं कहूं इस वक्त जो है वो 1 करोड़ की है, लेकिन अगर कोई ये चला चलाया कॉलेज खरीदे तो वो फिर 1 करोड़ 50 लाख का उसको जो है वो बेचा जाएगा। इसमें 50 लाख जो अगला बंदा दे रहा है वो इसके नाम के दे रहा है, लेकिन ये जो कॉलेज वाले हैं इन्होंने तो इसको इंटरनली जनरेट किया हुआ ना, इन्होंने तो खुद बनाया हुआ, वो अगला बंदा खरीद रहा है उसको। तो अगर अगला बंदा ना खरीदे तो हम उस वक्त तक उसे इंटरनली जनरेट ही कहते रहेंगे। अगला बंदा खरीद भी ले फिर भी हम इंटरनली जनरेट ही कहेंगे, अगले के लिए परचेज होगी। सिमिलरली जे डॉट एक ब्रांड है, अब उसकी बिल्डिंग्स की कीमत लगाई जाए तो फर्ज करें 10 अरब रुपए निकले, पूरे पाकिस्तान में जितनी बिल्डिंग्स हैं और उसके अंदर जितने एसी लगे हुए सब 10 अरब रुपए के निकले, और कोई बंदा आके कहे यार ये 50 अरब रुपए का मुझे दे दो, अब वो 40 अरब रुपए गुडविल के दे रहे हैं, नाम के दे रहे हैं, क्योंकि उसको नजर आ रहा है फ्यूचर में मेरे मजे हैं, चला चलाया बिजनेस उसने खरीद लिया। तो गुडविल इज अ टाइप ऑफ एन इंटेंजिबल विच इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, टैक्स वाले इसको नहीं मानते अगर आपने इंटरनली जनरेट किया हो, लेकिन अगर आपने परचेज कर लिया है फिर आप इसको रिकॉर्ड कर लें इंटेंजिबल। मिसाल के तौर पे कोई बंदा कहता है कि यार मैंने तो जे डॉट को खरीद लिया है, अब 10 अरब के उसके एसेट थे, 50 अरब का मैंने खरीदा, 40 अरब रुपए उसने गुडविल के लिए दिया, ये बात समझ आ रही है। लेकिन जे डॉट वाले खुद ही जब तक बिजनेस बेचे ना उसको इंटेंजिबल के तौर पे रिकॉर्ड करें, ये मुनासिब नहीं है। इंटरनली जनरेटेड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड का क्या मतलब होता है? खुद बनाई, वो इंटेंजिबल नहीं है। और एनी एडजस्टमेंट ड्यू टू एन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की वजह से कोई एडजस्टमेंट आपने कर ली। इसकी मिसाल FAR 1 में मेरा नहीं ख्याल सिलेबस में कोई है, कोई हुई तो मैं सोच के बता दूंगा, मेरा नहीं ख्याल कोई है। FAR 2 जो पढ़ रहे हैं वो डेफर टैक्स एसेट पढ़ेंगे IAS 12 में। अब ये एडजस्टमेंट एक आती है ड्यू टू अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, नॉट ड्यू टू टैक्स ट्रीटमेंट, तो ये इंटेंजिबल नहीं है। ये इंशाल्लाह हम FAR 2 में जब आप बड़े हो जाएंगे पढ़ेंगे। ये FAR 2 की मिसाल लिखवा रहा हूँ, मिसाल इसकी लिखवानी कोई नहीं ज़रूरी क्योंकि मिसालें इसकी नहीं है आपके सिलेबस में, इसलिए ICAP ने एक मिसाल भी नहीं दी हुई। तो कोई भी एडजस्टमेंट जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की वजह से आ रही है, अनलकीली इस लफ्ज़ को बस याद करना पड़ेगा आपको। तो आप डेफर टैक्स एसेट एक इस तरह की चीज़ होती है कि डेफर करके ना थोड़े अरसे बाद हुकूमत ने आपको टैक्स की मद में फ़ायदा देना है, एसेट, लाइबिलिटी नहीं, एसेट। तो ये एक एसेट टाइप चीज़ है, लेकिन ये इसके अलग स्टैंडर्ड है IAS 12। इनटेंजिबल्स के लिए आप तो स्टैंडर्ड इंशाल्लाह FAR 2 में पढ़ेंगे, IAS 38 होता है, तो IAS 12 अलग स्टैंडर्ड है, IAS 38 आप अलग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे। तो इसलिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की वजह से ज़बरदस्ती अकाउंटेंट को ये एसेट बना के रख दें, कहते हैं मेरी नज़र में वो इंटेंजिबल नहीं है। मैंने कहा फिर क्या इंटेंजिबल है? कहता है वो मैंने लिस्ट दी हुई है, 15 आइटम तो ऊपर मैंने लिख के दे दिए, कहता है तुम्हें इंटेंजिबल अभी तक समझ नहीं आया क्या है। तो 12-15 चीज़ें इंटेंजिबल में डाल के 4 चीज़ें निकाल दी हैं, 4 चीज़ों के नाम याद कर लें।
नंबर 1 डेप्रिशिएबल एसेट, नंबर 2 अनइम्प्रूव्ड लैंड, नंबर 3 सेल्फ जनरेटेड गुडविल, एंड नंबर 4 एनी एडजस्टमेंट ड्यू टू एन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह सारी बातें मैंने आपको 1 मिनट के अंदर रिवाइज कर दी थी। जल्दी दोबारा रिवाइज करा देता हूं जो कल पढ़ाई थी। इंटेंजिबल्स को कॉस्ट पे अमोर्टाइज करेंगे, रेजिडुअल वैल्यू नहीं माइनस करेंगे। इंटेंजिबल की लाइफ ना पता हुई तो 25 साल लेंगे, पता हुई तो उसको लाइफ के ऊपर डिवाइड करेंगे। इंटेंजिबल्स के खरीदने के साल में जितने दिन इस्तेमाल हुआ उतने दिन अमोर्टाइज करेंगे और बेचने के साल में अमोर्टाइज नहीं करेंगे। अमोर्टाइजेशन माइनस करने की इजाजत है, अमोर्टाइजेशन माइनस करने की इजाजत है किन के ऊपर? इंटेंजिबल्स के ऊपर, जो सारे के सारे या थोड़े से किस में यूज हो रहे हैं? बिजनेस में। वो तो पता ही है आपको, कई दफा सारा एसेट बिजनेस में यूज हो रहा होता है, कई दफा थोड़ा सा घर में भी यूज हो रहा होता है। एंड डेट हैव अ नॉर्मल यूजफुल लाइफ एक्सीडिंग 1 ईयर, और जिनकी नॉर्मल यूजफुल लाइफ 1 साल से ज्यादा है। ये बात आज मैं तीसरी दफा क्लास में लिखवा रहा हूं। यू परचेस्ड सॉफ्टवेयर, गवर्नमेंट सेड for rupees 10 million. Government said you can deduct full amount, in year of purchase. आप बताएं इसको इंटेंजिबल बना के अमोर्टाइज करेंगे या ये पहले साल ही पूरा अमोर्टाइज हो गया? अब बिजनेस की जो भी सेल होगी उसमें से पहले साल ही कितना माइनस हो जाएगा? 10 मिलियन। आहिस्ता आहिस्ता अमोर्टाइज होगा या फौरन डिडक्ट हो जाएगा? इसका नाम अमोर्टाइजेशन नहीं है। पहले मुझे पढ़ लेने दें फिर नोट कीजिएगा। नो अमोर्टाइजेशन डिडक्शन शैल बी अलाउड इफ द फुल कॉस्ट इज अलाउड एज डिडक्शन इन द ईयर ऑफ परचेज। ये बात मेरे ख्याल से तीसरी दफा हो रही है आज क्लास में, नोट कर लें। अमोर्टाइजेशन माइनस करने की इजाजत नहीं है। प्लीज नोट करें, हाइब्रिड में सेकंड रो फीमेल्स प्लीज जल्दी नोट करें। राइट साइड वाले, राइट साइड, लेफ्ट साइड पे तो नोट हो रहा है। साथ वाले को कहें आप आए बाहर आई। खिजा आई कौन बोला है? अगर आपके दोस्त की वजह से बाहर आई है तो उसके सर पे हाथ रखें मेरे सामने। दोस्त जी शुक्रिया, 2 दोस्त हैं हाइब्रिड में। ओके, नो अमोर्टाइजेशन डिडक्शन शैल बी अलाउड अगर पूरी इंटेंजिबल की कॉस्ट खर्चे में डाल दी उसी साल। इट विल बी इन अ रेयर सर्कमस्टांस, ये जनरल रूल नहीं है। अच्छा, एक इंटेंजिबल की कॉस्ट है 10, लाइफ है 2 साल। 2024 के अंदर आपने कितना अमोर्टाइज किया? 5 रुपए। तो समझ आ रहा है? 2025 में कितना अमोर्टाइज किया? 5 रुपए। फर्ज करें आपका लाइफ का अंदाजा गलत निकला और ये तीसरे साल भी आपके पास है, तो 2026 में कितना अमोर्टाइज करेंगे? 0। वाई? द रीजन इज कि एक जग के अंदर से अगर जो है वो आपने आधा पानी एक दफा निकाल लिया, आधा एक दफा निकाल लिया, तो फिर बचा ही कुछ नहीं, तो फिर क्या निकालें इसमें से? द टोटल, असल में ये सेक्शन ना अमोर्टाइजेशन का है। द टोटल अमोर्टाइजेशन डिडक्शंस अलाउड, एक बार पढ़ लें 1 मिनट। द टोटल अमोर्टाइजेशन डिडक्शन अलाउड ड्यूरिंग ओनरशिप शेल नॉट एक्सीड द कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल। देखिए अंदर, द टोटल अमोर्टाइजेशन डिडक्शन अलाउड ड्यूरिंग द ओनरशिप शेल नॉट बी ग्रेटर देन कॉस्ट। कॉस्ट से ज्यादा नहीं अमोर्टाइज कर सकते, एक जग में उतना ही निकाल सकते हैं जितना उसमें है।
ओके हाइब्रिड वालों, अल्लाह वालों, ओके। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये मेरा वॉइस नोट एज इट इज़ टेक्स्ट के ग्रुप्स में कर दो, बच्चों को ऐलान कर दो क्लासें शुरू हो चुकी हुई हैं, चाहे उनको बस मिले, ट्रेन मिले, साइकिल मिले, जहाज़ मिले, जो मर्ज़ी करा के कल इंशाल्लाह जो है कोशिश करें जुमेरात की क्लास कॉलेज में फ़िज़िकली आके लें। फॉर फर्दर डिटेल्स कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं उन्हें को। ये फिजिकल वाले ग्रुप्स में करना है सिर्फ, ओके। अमोर्टाइजेशन रिडक्शन फॉर अ टैक्स ईयर विल बी कंप्यूटेड एज फॉलोज। अच्छा, अमोर्टाइजेशन का एक फॉर्मूला बनाएंगे आज हम, आप लोगों ने जरा फोकस करना है। ए को आपने लेना है कॉस्ट, समझिएगा फॉर्मूला, और बी को आपने लेना है लाइफ। इसके पीछे एक बहुत बड़ी जो है ना रिसर्च हुई है, यानी जब आप कॉस्ट को लाइफ से डिवाइड करते हैं ना तो कॉस्ट ही उड़ जाती है, सॉरी, जब आप कॉस्ट को लाइफ से डिवाइड करते हैं ना तो एक चीज बाहर आती है, इसका नाम होता है अमोर्टाइजेशन। दैट्स रियली टेक्निकल फॉर्मूला, वी विल डिस्कस इट इन डिटेल अगर वक्त ने हमें इजाजत दी। लेकिन लाइफ शुड बी इन होल ईयर्स। लाइफ किस में होनी चाहिए? होल ईयर्स में। यानी अगर किसी बंदे ने सॉफ्टवेयर खरीदा, आपने कहा इसकी लाइफ, उसने कहा मेरे ख्याल से लाइफ इज 7.2323756 years। आर यू मैड? लाइफ शुड बी इन होल ईयर्स, तो 7 लाइफ ले लें फिर इसकी, तो होल नंबर्स में होनी चाहिए। मैं इवन या ऑड नहीं कह रहा, इवन का मतलब होता है 4 6 8, ऑड का मतलब होता है 3 5 7, मेरे ख्याल से यही होता है ना। मैं इवन ऑड नहीं कह रहा, वो होल ईयर्स में होनी चाहिए, या 4 साल हो, या 5 साल हो, या 6 साल हो, या 2 साल हो, या 3 साल हो, या 15 साल हो, या 25 साल हो, या 50 साल हो। अच्छा, अब एक सवाल अराइज हो सकता है। अच्छा, नीचे किसी ने कोई, ये एक ट्रेंड चल पड़ा है बच्चों में, रेड कलर की कोई शक्ल होती है वो बना के देते हैं, वो अगर किसी ने की ना तो उसका नोट कर लेना जरा बंदे का। और वो टैप टू रिमूव भी कई लोग कर देते हैं, तो रिमूव करने से पहले नोट करना है, क्योंकि कोई बड़ों की तरफ से मैसेज आए और नीचे ये जाए तो ये मेरे ख्याल से अदब के ख़िलाफ़ है। लेकिन पता नहीं मोबाइलों पे ये चीज़ें चल पड़ी हुई हैं, ये ज़रा देख लेना। बस होता है कोई पता नहीं गुस्से वाला आजकल निकला हुआ है। कल भी कॉलेज वालों की तरफ से मैसेज गया तो 1-2 बच्चों ने किया, जी अदब ही निकल चुका है ज़िंदगी से, समझते हैं ऑनलाइन है तो जो मर्ज़ी कर लें, घर बैठे हैं जो मर्ज़ी कर लें, अदब भी कोई चीज़ है। पॉइंट 10, ये बिल्कुल उसी तरह है, अब्बू अम्मी ने कोई मैसेज किया और माशाल्लाह 10 बच्चे हैं तो 1-2 बच्चे ने नीचे से बना के भेज दिया। सो वेरी अजीब ना, मुझे नहीं समझ आई कि कल एक ग्रुप में मैं देख रहा था 2 बच्चों ने ऐसे मैसेज किया हुआ था, हम तो नहीं सोच सकते भाई ऐसा। पॉइंट नंबर 10, एक इंटेंजिबल जो कि नॉन वर्किंग डे के ऊपर यूज हो रहा है, तो एज्यूम किया जाएगा, नॉन वर्किंग डे पे एक्चुअली यूज तो होता नहीं, नॉन वर्किंग डे पे अवेलेबल फॉर यूज होता है संडे को। यानी कि संडे को अगर आप इंटेंजिबल को आके चला देंगे तो क्या कहेगा, नहीं नहीं यार एक ही तो दिन होता है रेस्ट करने का, आज भी तुमने मुझे चलाया हुआ, सॉफ्टवेयर हूं मैं तो इसका मतलब मैं मंड के रखो मुझे। तो अगर इंटेंजिबल को आप नॉन वर्किंग डे पे भी ना यूज करें तो कोई मसला नहीं, एज्यूम किया जाएगा कि यूज हो रहा है। क्योंकि जब आप अमोर्टाइज करते थे ना नंबर ऑफ डेज बेस पे, तो एक आर्ग्यूमेंट लोग लेते थे, जिन्होंने कल की क्लास ली हुई है नहीं ली हुई है इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, परेशान नहीं होना। कल हमने गिना था कि 1 मार्च 13 से लेके 30 जून तक तकरीबन आपके 122 दिन बनते हैं एग्जैक्ट। तो अब कोई बेचारा बारीक बीन बंदा कहे नहीं यार जून में से 4 संडे माइनस करो, इसमें से 4 संडे माइनस करो, 16 संडे खड़े कर दो इधर, 16 संडे, इसमें से आप 16 माइनस करो 120 में से। नहीं नहीं नहीं, नॉन वर्किंग डेज को काउंट करें या माइनस कर दें, वो तो फिर स्यापा हो जाना है, वो तो वो और ज्यादा स्यापा हो जाना है, यानी पूरा कैलेंडर लेके जाना पड़ना पेपर में। तो नॉन वर्किंग डेज को बस पड़े रहने दे, खैर है बीच में आ रहे हैं कोई मसला नहीं, क्योंकि इंटेंजिबल तो अवेलेबल फॉर यूज है ना, आप नहीं यूज कर रहे। An intangible that is available for use on a non-working day is assumed as used on
डेड डे अवेलेबल फॉर यूज है ना नॉन वर्किंग डे में, आगे नहीं आप यूज करें तो क्या मसला है। तो बात नहीं समझ आई तो छोटा सा लिख लें कि नॉन वर्किंग डेज पे भी मोटाइज करेंगे अगर पड़ा हुआ है। नेक्स्ट, या जहां आपको ये लफ्ज आपने पेपर में हाईलाइट जरूर लिखना है, तो जब लाइफ नॉट एसेटेनेबल हो, ये लफ्ज आई कैप देखेगा नॉट एसेटेनेबल, तो लाइफ जब नॉट एसेटेनेबल हो तो आपने लाइफ कितनी लेनी है, 25 साल। अच्छा, कल एक सवाल किया था हमने, वो तो आसान सा था वैसे, कि अगर एक इंटेंजिबल 7 आपने एक सॉफ्टवेयर खरीदा था 3 लाख रुपए का, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं, सॉफ्टवेयर खरीदा था 3 लाख रुपए का, उसकी लाइफ थी 6 साल, 60% बिजनेस में यूज है, तो सारे देखें कैसे अमोर्टाइजेशन निकाली थी कल, आज भी निकाल लेते हैं। 3 लाख डिवाइड बाई 6 ज़रब 122/365, मार्च अप्रैल मई जून, ज़रब कितना यूज हुआ बिजनेस में। अब बोलें कि अमोर्टाइजेशन आपने नंबर ऑफ डेज बेस पे निकालनी है या अमोर्टाइजेशन आपने जो है वो नंबर ऑफ मंथ्स बेस पे निकालनी है, नंबर ऑफ डेज। दूसरा कॉन्सेप्ट, पूरी अमोर्टाइजेशन चार्ज करनी है या जितनी बिजनेस में यूज हुआ, तो इसलिए हमने इन द एंड किससे मल्टीप्लाई किया। पहली बात तो ये थी कि पूरा साल यूज नहीं हुआ, और दूसरी बात ये थी कि बिजनेस के अलावा घर में भी यूज हो रहा है, तो दो बातों का अलग अलग इंपैक्ट निकाला ना। तो where an intangible is used partly in deriving income from business and partly for another use, the amortization will be allowed on proportionate basis। ये कौन सी एग्जांपल थी, पता नहीं, एग्जांपल नंबर 6। अच्छा, एक और एग्जांपल भी थी जिसमें लाइफ 25 साल ली थी हमने, गिवन नहीं थी, वो कौन सी एग्जांपल थी, एग्जांपल नंबर 3। अच्छा जी, अब इधर लिख लें एग्जांपल नंबर 4, जहां मैं लिख रहा हूं वहां देख के, एग्जांपल नंबर 4। अगर एक इंटेंजिबल ना यूज हो फॉर होल ऑफ द ईयर, जाके ढूंढते हैं अगर कल हमने कोई ऐसी एग्जांपल की है, अगर एक इंटेंजिबल ना यूज हो होल ऑफ द ईयर, ये वाली मिल गई एग्जांपल अभी जो दिखाई थी, तो क्या करें, इसको ले लें ए अमोर्टाइजेशन, इसको ले लें बी नंबर ऑफ डेज इट इज यूज्ड इन द ईयर, इसको ले लें टोटल नंबर ऑफ डेज इन द ईयर। बात तो आसान सी थी, पता नहीं क्यों फॉर्मूला बनाया उसने। तो अगर कभी पूरे साल इंटेंजिबल यूज ना हो तो इसको ए लेना है। अब इसको ए ओवर बी नहीं लेना, वो तो बात खत्म होगी, अमोर्टाइजेशन निकल आई। पहले थोड़ी देर पहले मैंने कहा था इसको ए ओवर बी लें, अब वो नहीं लेना। अब क्या करना है आप लोगों ने, इसको लेना है ए, दैट इज पूरी अमोर्टाइजेशन, इसको लेना है बी, और इसको लेना है सी। A इंटू बी ओवर सी। A इज द अमाउंट ऑफ अमोर्टाइजेशन, जरा देखें कितनी थी, 3 लाख डिवाइड बाई 6, एग्जाम्पल तो मैंने लिख दी हुई है ना, एग्जाम्पल 4, तो 3 लाख डिवाइड बाई 6। व्हाट इज बी, 120। व्हाट इज सी, बी क्या है, नंबर ऑफ डेज इन द ईयर इंटेंजिबल इज यूज्ड। जी नोट कर लिया आप लोगों ने, ओके। यार बेचने के साल में अमोर्टाइजेशन चार्ज नहीं करनी, सही है, बेचने के साल में अमोर्टाइज नहीं करना। और अगर कभी कंसिडरेशन ज्यादा हो WDV से, आगे पढ़े बगैर बताएं गेन आएगा लॉस, कंसिडरेशन ज्यादा हो बुक वैल्यू से, महंगा बिक गया ना, कंसिडरेशन ज्यादा हो बुक वैल्यू से तो चार्जेबल होगा, यानी गेन आएगा। और खुदा ना खास्ता अगर कभी बिका सस्ता तो फिर ये लॉस होगा, सही है।
ओके क्लियर हाइब्रिड वालों जी ओके असल में ये एडजस्टमेंट पढ़ के हमने हंसना है तो थोड़ा सा एडवांस में हंस लें ताकि हम संजीदगी से ये पढ़ें। ऐसे जरा साइड पे करके ना हंसने के लिए क्लास से बाहर नहीं जाना, जल्दी आ जाएं। अच्छा अच्छा सवाल है जी, पूछें। भाई देखो माइक नहीं चल रहा, वो माइक का देखने के लिए आ रहे हैं आप लोग। मीनवाइल ये एडजस्टमेंट समझे, छोड़ें, वो देखने के लिए आ रहे हैं अभी, ये एडजस्टमेंट समझे। WDV कैसे निकलेगी? द WDV शैल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। WDV कैसे निकलेगी? अच्छा इसी को सही करना था, ठीक है। द WDV एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल शैल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। द कॉस्ट माइनस अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन। हा 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 हा। क्या आप लोगों को पता है WDV कैसे निकलती है? कॉस्ट माइनस अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन। इसकी मैं आपको मिसाल करवाता हूं जो कल हमने की थी। ये देखें, आपको याद होगा एग्जाम्पल 4 में 2013, 14, 15 में इतना अमोर्टाइज हुआ था और 2016 में हमने क्या कर दिया था? डिस्पोज कर दिया था। मैं सिर्फ काम की बात कर रहा हूं, कल की क्लास नहीं मिली भी तो। अब हमने किया क्या था? बेचा कितने का था माय डियर? 170,000 का। अब WDV कैसे निकाली? कॉस्ट माइनस अकमुलेटेड अमोर्टाई इज इक्वल टू WDV। तो कह रहे कॉस्ट में से माइनस कर दो टोटल अमोर्टाइजेशन। शायद टैक्स वालों को अकमुलेटेड का लफ्ज नहीं पता, हम अकाउंटेंट्स को तो पता है। उसने अकमुलेटेड की जगह 2 नंबरी मारी, टोटल का लफ्ज लिख गया। तो कॉस्ट माइनस टोटल अमोर्टाइजेशन विल गिव मी द BV। तो ये BV निकालने का फॉर्मूला आज मैंने आपको बताया, अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह आप BV निकाल सकते हैं। टैक्स वालों की BV प्लीज, इसे टैक्स WDV कहते हैं। ये एग्जाम्पल 5 है, यहां छोटा सा करके एग्जाम्पल नंबर 5। ये पॉइंट नंबर 1 कर लें इसको, ये पॉइंट नंबर 2। ये जो हाइब्रिड में बातें कर रहे हैं, ये दो दिन इनके कैसे गुजरे हैं? अच्छा, घर में किससे बातें करते थे आप लोग? फिर साथ तो होता नहीं था। अच्छा यार, पूरे इंटेंजिबल्स में एक बात बहुत अजीब सी और बहुत डिफरेंट सी है, इसलिए इसको कल नहीं करवाया था। और ये जो बात है ना, बहुत आसान है लेकिन अजीब सी है बस। तो एग्जाम्पल 6 माय डियर हमने कल की थी। सेवन अपने सॉफ्टवेयर खरीदे 3 लाख का, इसकी लाइफ है 6 साल। पहले साल 122 दिन इस्तेमाल हुआ और बाकी सालों में पूरा इस्तेमाल हुआ।
और हर साल 60% बिजनेस में यूज हुआ। क्या इसको मैं फुल अमोर्टाइजेशन कहूंगा या अमोर्टाइजेशन ऑफ बिजनेस? क्योंकि ये वाला फैक्टर लगा दिया ना मैंने इस पे, तो ये बिजनेस वाली अमोर्टाइजेशन है, टोटल अमोर्टाइजेशन नहीं है। क्लियर? अच्छा, बेचने के साल में आपने एक अजीब सा काम करना है। ऐसा एसेट जो पार्टली बिजनेस पार्टली प्राइवेट पर्पस के लिए यूज हो रहा हो और बिक जाए, तो इसके लिए डेप्रिसिएशन में भी मैंने अजीब सा काम बताया था, लेकिन वो काम दर्शन के लिए, उसको छोड़ दें, जो सीखा हुआ है वो उसके लिए है। इधर आपने बेचने के लिए एक अजीब सा काम करना है। वो क्या करना है? लेट्स स्टार्ट। आपके सामने इस वक्त सवाल है सिर्फ, और सॉल्यूशन मैंने सारा मिटा दिया है। फ्रेश सॉल्यूशन नोट करते हैं। 13, 14, 15 में इस्तेमाल हुआ और 15 में बेच दिया, तो 15 में क्यों अमोर्टाइज किया? फिर मैंने तो कहा था बेचने के साल में अमोर्टाइज नहीं करना, तो 15 में क्यों अमोर्टाइज किया है? और माय डियर 16 में बिका है। यकम सितंबर 15 का क्या मतलब है? 16 में अमोर्टाइज नहीं करना। तो मैंने कहा था जब भी बिका करे क्या डाल दिया करें? ईयर का नाम। कितने का बिका? 1 लेस टैक्स वालों की WDV किस दिन की चाहिए मुझे? 30 जून 15। 17 कहां से आ गया माय डियर? व्हाट इज कॉस्ट? देखिए ना यार, एग्जांपल 6 में 3 लाख। व्हाट इज अमोर्टाइजेशन? Is it so? Yes. But our lawmaker is saying sorry. आसान सी बात करे, वो अजीब सी बात करे। कहते नहीं माय डियर, नहीं रहने दो। हमने कहा फिर बोलो। कहते ये जो अमोर्टाइजेशन है ना, ये मुझे फुल वाली चाहिए, मुझे पार्शियल नहीं चाहिए अमोर्टाइजेशन। हमने कहा ये क्या बात हुई? कहते मेरी मर्जी, बस तुम अपना लॉ बना लो। आपकी पुरानी किताब है, क्लास के बाद जरा मिलना मेरे से। अमोर्टाइजेशन फुल वाली निकालो। अब हमें अमोर्टाइजेशन रिकैलकुलेट करनी पड़ेगी। 13, 14, 15। यार 122/365 तो करे ना। फुल का मतलब है कि 100% बिजनेस में यूज हो रहा है। 60 की जगह 100 तो मैं नहीं लिख रहा, 100 तो अब इंप्लाइड है। मुझे पता है ये 170 के सामने आ रहा है, लेकिन 170 से कोई ताल्लुक नहीं। आपको पता है जो काटी हुई फिगर्स है उनकी जगह लिख रहा हूं। अब कॉस्ट में से ये 3 फिगर्स माइनस करें। वन 183 जी। नोट कर लें, रजिस्टर पे कर लें जरा नोट। अजीब सी बात है, बेचने के साल में आपने जब WDV निकालनी है ना, तो क्या एज्यूम करना है? होली बिजनेस में यूज हो रहा है। अजीब सी बात है, बहुत ईजी है। फुल ईयर ना कलस ना बोलो, फुल्ली यूज्ड इन बिजनेस। फुल ईयर तो फिर वो 122 पे हिट होगा ना।
चले माइडिया, हाइब्रिड में सेकंड थर्ड रो में मोबाइल इस्तेमाल हो रहा है, हम मीनवाइल ऐसा करते हैं कुछ पढ़ लेते हैं ताकि हमें भी फायदा हो जाए। अब रजिस्टर निकला जाके, थिंग्स आर वेरी क्रिस्टल क्लियर। हाँ जी, अच्छा कुछ बच्चे ये सवाल पूछते हैं कि फिर हर साल में अमोर्टाइजेशन भी इतनी रिकॉर्ड करनी थी ज़्यादा वाली? नहीं नहीं, हर साल में अमोर्टाइजेशन यही रिकॉर्ड करें, लेकिन बेचने के साल में अमोर्टाइजेशन फुल वाली माइनस करें। क्या निकालते हुए? WDV निकालते हुए। ये सारा मसला यहां बीवी का है, बाकी और कोई मसला नहीं है। बीवी कैलकुलेट करते हुए आपने जरा एहतियात करनी है जिंदगी में। हाइब्रिड में जल्दी से हो आए ताकि हम फिर आगे पढ़ें। हम तो ये तो बस कभी भी चैन में नहीं आती। पढ़ें यार। माय डियर, एग्जांपल 5 में कोई ऐसा मसला नहीं था। क्यों? द एसेट इज होली यूज्ड फॉर, उधर एसेट सारा ही बिजनेस में यूज हो रहा था, उधर कोई टेंशन नहीं थी। मसला आया कहां पे? एग्जांपल नंबर 7 में, वेयर द इंटेंजिबल इज नॉट होली यूज्ड टू डिराइव इनकम चार्जेबल टू टैक्स, जहां इंटेंजिबल पूरा यूज नहीं हो रहा। द कॉस्ट लेस amortization that would be allowed if the intangible was only used that would be allowed if the intangible was wholly used, जो अलाउ होती अगर इंटेंजिबल पूरा यूज होता, जो होती अगर इंटेंजिबल पूरा यूज होता। Pre-commencement expenditure. Pre-commencement expenditure. It is an expenditure incurred before the commencement of a business. बिजनेस शुरू करने से पहले के खर्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए किए हैं। हमने कहा मतलब कौन से? खुल के बात करो। कहते हैं फिजिबिलिटी स्टडीज, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटोटाइप्स, मॉडल, सैंपल्स, छोटे छोटे सैंपल बना के देखे चीज़ों के, एंड ट्रायल प्रोडक्शन। कमर्शियल प्रोडक्शन ये होती है कि आपने चीज़ें ना बाजार में बेचनी है, और ट्रायल प्रोडक्शन ये होती है कि आपने सैंपल बना के देखने हैं कि चीज़ सही है या नहीं। तो स्मॉल स्केल के ऊपर ट्रायल प्रोडक्शन होती है, फिर बड़े स्केल पे कमर्शियल प्रोडक्शन होती है। कमर्शियल प्रोडक्शन में चीज़ें बाजार में बिकती हैं। फिर चलें ये प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर्स की मिसालें याद करें। नंबर 1 फिजिबिलिटी स्टडीज, नंबर 2 कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटोटाइप्स, नंबर 3 ट्रायल प्रोडक्शन एक्टिविटीज। अगर लैंड आपने खरीद ली, अच्छा प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर का करना क्या है? इसको आपने स्ट्रेट लाइन बेस पे रेट लगाना है, कितने %? 20%। ये करना है इसका। अच्छा मुझे बताएं, अगर आपने लैंड खरीद ली तो इसको भी 20% रेट लगाएंगे? नहीं नहीं, तो ये एक्सेप्शन हो गई, पहली एक्सेप्शन हो गई लैंड।
अगर आपने ऐसा एसेट खरीदा जिसको डेप्रिशिएट करते हैं प्लांट वगैरह, उस पर भी 20% लगाएंगे या उसके लिए अलग सेक्शन है? 22 अलग सेक्शन है। और इंटेंजिबल्स पे भी यही 20% लगाएंगे या उसके लिए भी अलग सेक्शन पढ़ के आए हैं? सेक्शन नंबर 24 अलग से पढ़ के आए ना मेरे ख्याल से। सेक्शन 22 और 23 और 24 मैंने आपके टर्म टेस्ट के सिलेबस में डाला हुआ है, इससे आगे टर्म टेस्ट के सिलेबस में नहीं है चीजें। तो सेक्शन 22, 23 और 24। अब सेक्शन 22 क्या है? डेप्रिसिएशन। और सेक्शन 23 क्या है? इनिशियल अलाउंस। और आज जो पढ़े सेक्शन, उसका नंबर क्या है? सेक्शन 24। तो अब ये जो पढ़ रहे हैं वो 25 है। 3 चीजों के नाम बताएं जो अब प्री कमेंसमेंट है, और 3 चीजों के नाम बताएं जो प्री कमेंसमेंट में नहीं जानी। नंबर 1, या थोड़े से होंठ हिलाए ना, फिजिबिलिटी स्टडीज, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटोटाइप्स, ट्रायल प्रोडक्शन एक्टिविटीज। और 3 चीजें जो यहां से बाहर निकाल दें जिन पे 20% नहीं लगाना। लैंड, ऐसे एसेट जो डेप्रिशिएट हो या ऐसे एसेट जो अमोर्टाइज हो। A person shall be allowed amortization deduction. A person shall be allowed amortization deduction for, ये लाइन पढ़ के कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं पूरे ही प्री कमेंसमेंट को खर्चे में डाल दो। नहीं, पूरी प्री कमेंसमेंट को खर्चे में नहीं डालना। फिजिबिलिटी वगैरह का स्टडी, इसको आहिस्ता आहिस्ता फिजिबिलिटी स्टडी को 5 सालों में खर्चे में डाल दो। A person shall be allowed amortization deduction for pre-commencement. It shall be amortized on a straight line basis at the rate of, तो मेरे ख्याल से इन दोनों लाइनों को मिला के पढ़े तो बात समझ आती है। वरना पहली लाइन में हमें लग रहा है कि पूरा ही खर्चे में डाल दो। वो कहते हैं पूरा खर्चे में नहीं डालना, बल्कि कितना खर्चे में डालना है? 20%। डन। अच्छा जी, एक बिजनेस ने आपको एक्सपेंडिचर्स की डिटेल बताई है। प्रोटोटाइप्स 4 मिलियन 2015। अब आंसर कैसे होगा माय डियर? गॉट इट? इसको मैं 22 मिलियन कर रहा हूं। 6 जमा 4 10, 10 इंटू 20%। ना पकड़े ना, कैलकुलेटर बता दें। चू 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 चू, दिस 10 is 2. डन। सो दिस इज आंसर। प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर को 20% रेट लगाना है किस साल? हर साल। अच्छा, ये जरूरी नहीं है, हो सकता है ये खर्चे हुए हों ऑन 22 जून 15, तो नंबर ऑफ डेज बेस पे अमोर्टाइज नहीं करना। ये खर्चे चाहे 22 जून 15 को ही हुए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा साल अमोर्टाइज कर दें, वह फारक करें। यहां कोई नंबर ऑफ डेज बेस वाला चक्कर नहीं है। ये एक्सपेंडिचर्स कब हुए हैं बोलें? ऑन 22 जून 15। चलें जी, नोट करें। ओके,
मतलब बताएं 0.3 का, हाथ खड़ा करके। फर्ज करें मैं 19 में खड़ा हूं, टोटल डिडक्शंस इन करंट ईयर, इनको टेंटिव करें ना, इधर देखें, टोटल डिडक्शंस इन करंट ईयर and all previous years shall not exceed the amount of expenditure. Actually the expenditure is 10 ना, तो 10 से ज्यादा amortize नहीं हो सकता। If I talk to 2020 में क्या करेंगे, आप कहेंगे 0 because fully amortize हो गया ना। तो मेरे ख्याल से 19 में खड़े होकर ना ये बात ज्यादा अच्छी समझ आएगी। फिक्रा पढ़ो जरा ऊंची आवाज में। एक मिनट, और टोटल डिडक्शन अलाउड इन द करंट and all previous years shall not exceed 10, ये 10 से नहीं बढ़ सकती। तो फिक्रा आसान है, लेकिन अगर मेरी डायग्राम नहीं देखेंगे तो घर जाके कंफ्यूज होंगे। फॉर दिस फिक्रा आई एम एज्यूमिंग कि आई एम स्टैंडिंग इन 19, वरना यहां खड़े होकर जरा बात समझाने फिर मुश्किल होगी। द टोटल रिडक्शन अलाउड इन द करंट एंड ऑल प्रीवियस ईयर शैल नॉट बी ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर। शैल नॉट एक्सीड 10, यहां एक्सपेंस से मुराद 10 है असल में, अगर मेरी मिसाल नोट की हुई है, वरना तो फिर 10 ये घर में समझ नहीं आएगा। 0.4 का मतलब बताएं। वो जो अजीब सी बात एक हम हर जगह करते हैं, तो अब तो मेरे ख्याल से इंग्लिश भी लिखना छोड़ दें। अगर हुकूमत ही कहे पूरे 10 को 2015 में खर्चे में डाल लो, फिर इसको अमोर्टाइज ना करें, लिख लें। अगर हुकूमत ही कहे पूरे 10 को 2015 में ही खर्चे में डाल लो, अगर हुकूमत ही कहे पूरे 10 को 2015 में ही खर्चे में डाल लो, तो फिर अमोर्टाइज नहीं करेंगे। Okay. No amortization reduction will be allowed where full 10 is allowed as reduction in the year of 2015। यहां पूरा 10 ही आप 2015 में डाल दें। लेकिन ये भाई माय डियर ये रेयर केस है, ये कोई जनरल रूल नहीं है। ओके, साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर, साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर, बस इसको पढ़ के हम क्लोज कर रहे हैं, फिर न्यूमेरिकल्स की तरफ मूव करते हैं। साइंसदानी रिसर्च, एक कॉन्सेप्ट है, ये एक बिल्डिंग है, इसको सॉर्ट ऑफ फैक्ट्री समझ लें। इसमें
चलें ये एग्जाम्पल बाद में करा दूंगा, पहले पढ़ लें। FAR 2 में तो आप डिटेल से पढ़ेंगे कि एक लेबॉर्ट्री होती है, लेबॉर्ट्री के अंदर साइंटिफिक रिसर्च होती है। अगर वो डायग्राम मिल जाए तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक लैब है, लैब में साइंटिफिक रिसर्च हो रही है, करेला कोला बन रही है, लैब में साइंटिफिक रिसर्च हो रही है। साइंटिफिक रिसर्च होकर फैक्ट्री में जाएगी और फैक्ट्री में यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे। अब ये रिसर्च करेला कोला की हो रही है, फैक्ट्री में धागा है और बाहर गाड़ियां निकल रही हैं, आई डोंट नो क्या हो रहा है। और ये सेल्स ऑफिस है जहां पर चीजें बन के बिकेंगी, और ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है, हेड ऑफिस है, जहां पे इनकी अकाउंटिंग वगैरह और बाकी डेटा जो है वो रिकॉर्ड हो रहा होगा। तो ये 4 किस्म के दफ्तर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो वी आर टॉकिंग अबाउट रिसर्च ओनली, रिसर्च कि यहाँ ये FAR 2 में जब IAS 38 आपको पढ़ाया जाएगा फिर ये बातें बताई जाएंगी। तो वी आर टॉकिंग अबाउट रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च लॉ मेकर इनकरेज करता है, इस पे टैक्स क्रेडिट नहीं देता बल्कि इसको खर्चे में ही डालने देता है। बिजनेस के टैक्स क्रेडिट तो टैक्स लायबिलिटी के पास माइनस होते हैं ना, खर्चा तो उस तरह माइनस होता है जैसे प्रॉपर्टी के चैप्टर में रेंट में से खर्चे माइनस होते थे, ऐसे बिजनेस के चैप्टर में इंशाल्लाह हम न्यूमेरिकल्स में से सेल में से खर्चे माइनस करेंगे। तो ये खर्चे के तौर पे रिकॉर्ड करने की इजाजत है लैब में जो भी खर्चे होंगे। लेकिन प्लीज ये जो लैब में कोई इक्विपमेंट्स पड़े हुए हैं, ये देख लें, लैब में कोई इक्विपमेंट्स पड़े हुए हैं, इसको छोड़ें, ये क्या कर रहे हैं, लीव इट। वो कह रहे भाई पता नहीं क्यों क्यों लगा हुआ है, हमें बस ये 2 नजर आ रहे हैं, वो इतनी बारीकी में ना जाए। अच्छा, अब लैब में ये जो इक्विपमेंट्स पड़े हुए हैं ये सारे, ऑब्वियसली इन पे तो सेक्शन 22 लगेगा डेप्रिसिएशन वाला। और ये जो लैब इक्विपमेंट्स हैं इनके अंदर अगर कोई सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, फिर मैं यहां तक जा रहा हूं, अगर कोई सॉफ्टवेयर्स हैं तो वो तो अमोर्टाइजेशन का सेक्शन लगेगा। लेकिन जो ये है, ये अंडरस्टैंड, ये कौन है, इसकी जो तनख्वाह है, ये मैं आपको वाजे करके दिखाता हूं, ये सॉरी, अच्छा, जो ये है इसकी जो तनख्वाह है, या अगर ये लैब किराए की है तो जो लैब का किराया है वो सारा इस सेक्शन में माइनस करने की इजाजत है। तो ये ना कहिएगा कि डेप्रिसिएशन के रूल बदल जाएंगे, डेप्रिसिएशन के रूल वही है, लैब इक्विपमेंट, लैब सॉफ्टवेयर्स, वो सारा सेक्शन 22 और 23 और 24 डील करेगा। सेक्शन 22 और 23 आपको पता है टेंजेबल्स को डील करता था, और सेक्शन 24 जो आज हमने पढ़ा है वो इंटेंजेबल्स को डील करता है। तो बताएं अब लैब में किस चीज के खर्चा माइनस करने की इजाजत है। 3-4 चीजें मैं मोटी मोटी बता रहा हूं। लैब के अंदर साइंसदानों की तनख्वाहें होंगी, लैब के अंदर लैब का किराया होगा अगर वो बिल्डिंग आपकी अपनी नहीं है, लैब में जो सबसे बड़ी चीज इस्तेमाल हो रही होगी वो कंज्यूमेबल्स, मटेरियल्स, वो शीशियां, डबियां, लिक्विड्स, ये चीजें जो इस्तेमाल हो रही होंगी इनके खर्चे माइनस करने की इजाजत है। लेकिन लैब की लैंड, बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन, लैंड की डेप्रिसिएशन तो होगी नहीं, बिल्डिंग वगैरह की डेप्रिसिएशन बाकी चीजों की इस सेक्शन में नहीं फॉल करेगी। तो पहले ऐसा करते हैं, साइंटिफिक रिसर्च की ना एग्जांपल्स लिख लेते हैं, क्योंकि उसने दी नहीं हुई एग्जांपल्स। एक तो साइंटिस्ट्स की तनख्वाहें, पता नहीं यार स्पेलिंग सही है या नहीं, साइंटिस्ट के, साइंटिस्ट की तनख्वाहें वो चेक करने लग गया, लिखो खत्म करो बात जी, मतलब ये कि खुद देख लेना घर जाके क्या क्या स्पेलिंग होते हैं। साइंटिस्ट की तनख्वाहें और यूटिलिटी बिल्स, बिजली के बिल आएंगे। कंज्यूमेबल्स, कंज्यूमेबल्स पता ना जो चीजें वहां इस्तेमाल हो रही हों, कंज्यूमेबल्स, मटेरियल्स, ये कुछ मिसालें हैं जो इस्तेमाल हो रही होंगी लैब में चीजें। जी भाई इसी बंद कर दो, इसमें तो सिर्फ वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे,
जो भी थर्सडे फ्राइडे सैटरडे का लिखा होना चाहिए ना जी। मटेरियल से मुराद मटेरियल होगा ना, जो दवाइयाँ बनाने के लिए लिक्विड खरीद रहे होंगे, बाकी चीज़ें खरीद रहे होंगे। मटेरियल से मुराद कंप्यूटर्स तो नहीं। ओके, आ डिडक्शन विल बी अलाउड फॉर साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर्स। अब एक्सपेंडिचर कौन से हैं? वो ये हैं, a deduction will be allowed for scientific research expenditure in Pakistan wholly and exclusively for the purpose of business. In this section, scientific research means any activity in Pakistan in the field of natural or applied science. ये अपने दोस्तों से पूछ लीजिएगा नेचुरल और अप्लाइड साइंस में क्या फर्क होता है, हमें जानने की जरूरत नहीं। इन द फील्ड ऑफ नेचुरल और अप्लाइड साइंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनिमल नॉलेज, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनिमल नॉलेज, ह्यूमन नॉलेज। अच्छा, साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन जरा देखिएगा, एंजॉय करेंगे आप। साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर मींस एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। दैट्स नाइस। Molecule is a molecule which is a molecule and that is not a proton. In Pakistan, डेफिनेशन बढ़ रही है, ये याद करनी पड़ेगी। मींस एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च इन पाकिस्तान। तो आईकेप अब इस कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा टेस्ट कर रहा है। अक्सर आईकेप सवाल में देता है कि साइंटिफिक रिसर्च चाइना में हुई, साइंटिफिक रिसर्च जर्मनी में हुई, वो हम खर्चे माइनस नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी शर्त है कि अगर साइंटिफिक रिसर्च आप पाकिस्तान में करेंगे ना तो फिर माइनस करने की इजाज़त है। आगे रेपिटेशन है फॉर डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस की डेवलपमेंट के लिए। हमने साइंटिफिक रिसर्च इसलिए करनी है कि हमारी बीवी हमसे कैसे खुश हो जाए, हमारे बच्चे हमसे कैसे खुश हो जाए, वो एक अलग बहस है, उसके अपने फजाइल हैं, उसके अपना सवाब है। लेकिन इस वक्त साइंटिफिक रिसर्च इसलिए हो रही है कि मेरी घर की जिंदगी कैसे बेहतर हो जाए। ये इसलिए लगे हुए हैं कि मेरी घर की जिंदगी कैसे बेहतर हो जाए। किधर हो तुम लोग? वो चोगे पहन के इसलिए लगे हुए हैं कि मेरी घर की जिंदगी मेरी, वो तो सिर्फ इसलिए लगे हुए हैं कि हमारा बिजनेस कैसे बेहतर हो जाए। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे आपके साथ बैठे हुए हैं कोई, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो साइंटिफिक रिसर्च खुद नहीं कर पाते, वो फिर ऐसा करते हैं, दो तीन बंदे मिलकर एक इदारा बना लेते हैं और उस इदारे में साइंटिफिक रिसर्च करते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है, कोई मसला नहीं। हो सकता है गाड़ियों वाले जो है वो कल कला को इकट्ठे हो जाएं सारे, उड़ने वाली गाड़ियां बनाने के लिए रिसर्च शुरू कर दें। तो सुजुकी वाले सबसे आगे बढ़े कि हम मेहरान इंशाल्लाह उड़ाएंगे। इंक्लूडिंग एनी कॉन्ट्रीब्यूशन टू अ साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन अदर देन एक्सपेंडिचर। अच्छा, एक्सेप्शंस आ रही हैं, वो मैंने आपको पढ़ा दी हुई हैं। इंक्लूडिंग एनी कॉन्ट्रीब्यूशन टू साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट का मतलब बताएं। इंक्लूडिंग एनी कॉन्ट्रीब्यूशन टू साइंटिफिक रिसर्च का मतलब बताएं। इंक्लूडिंग एनी कॉन्ट्रीब्यूशन टू साइंटिफिक रिसर्च का मतलब बताएं। किसी इदारे में आपने कॉन्ट्रीब्यूशन कर दी, खुद नहीं कर रहे आप, बल्कि कोई इदारा बनाया और उसमें आप कॉन्ट्रीब्यूशन करें, इसकी भी इजाजत है। अदर देन एक्सपेंडिचर इनकर्ड, वो मैंने आपको बता दिया, एक्सेप्शंस बता दी हैं अभी मैंने आपको। नंबर 1, वो जो लैब के अंदर डेप्रिशिएबल एसेट और इनटेंजिबल यूज हो रहे हैं उनको इस सेक्शन से निकाल दें, क्योंकि इनके लिए ऑलरेडी सेक्शन 22 और 23 बन चुके हैं और इनके लिए ऑलरेडी सेक्शन 24 बन चुके हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड खरीदी हुई आपने, लैंड बाय की है, फॉर लैब लिखें, लैंड बाय की है फॉर लैब, इसको निकाल दें यहां से। क्यों? क्योंकि तो लैंड है, इस पे तो ये सेक्शन नहीं लगेगा। ओके, फॉर एसेटेनिंग एग्जिस्टेंस, लोकेशन और क्वालिटी ऑफ नेचुरल डिपॉजिट्स। अच्छा, ये एक बड़ी बहस है। साइंटिफिक रिसर्च वाले ये करते थे कि लैब से बाहर निकल के बाहर जाके ज़मीनें खोद रहे हैं, उनमें से मिनरल्स को टेस्ट कर रहे हैं, कुछ और चीज़ें कर रहे हैं, और नेचुरल डिपॉजिट्स की एग्जिस्टेंस ढूंढ रहे हैं कहाँ कहाँ है, फिर डीप डाउन उसकी लोकेशन ढूंढ रहे हैं, फिर उसकी क्वालिटी ढूंढ रहे हैं। तो इसको लॉ में करने का प्लीज साइड में निकाल दो, ये मेरी नज़र में खर्चा नहीं है। तो साइंटिफिक रिसर्च
एक्सपेंडिचर से एक और चीज क्या बाहर निकल गई, उसे शायद साइंटिफिक रिसर्च नहीं लग रही है। क्या क्या? एग्जिस्टेंस, लोकेशन और क्वालिटी ढूंढना। नेचुरल डिपॉजिट हैं भी या नहीं है, तो लोकेशन कहाँ है, और अगर है लोकेशन भी पता चल गई तो क्वालिटी कैसी है। इस पे जो खर्चा हो रहा है वो शायद साइंटिफिक रिसर्च कहते हैं, मेरी नजर में नहीं है। साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन मींस इंस्टीट्यूशन, हा हा हा। साइंटिफिक इदारा कहते हैं कि इदारा होता है फॉर साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च एक इदारा होता है, लेकिन शर्त एक ये है कि सर्टिफाइड बाय बोर्ड होना चाहिए। ये बात मेन थी असल में, जिसलिए उसने डेफिनेशन दी। आप ये नहीं कि 3 गाड़ियों वाले मिलके इदारा बना लें और बाहर लिखें चारों दीवारों पे इदारा 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 इदारा, ये नहीं होगा। फिर बोर्ड से प्रूव कराएं इदारा, वरना तो आपने हर इदारे को इदारा का नाम दे देना। आप तो घर में बेगम से बातें करें, आपने कहना इदारे के लेवल पे बातें हो रही हैं, तो लोग तो मिस यूज करते हैं। तो सर्टिफाई कराएं बोर्ड से। ओके, अब खड़े हो जाए सारे, फिजिकल, हाइब्रिड, ऑनलाइन, घर वाले, बाजार वाले, सारे खड़े हो जाएं, हाथ ऊपर कर लें। चलें अब बैठ जाए। माशाल्लाह, वेल डन। मानने का जज्बा। अब जी हमारी आज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रही है, और शायद मैंने इसको पेंडिंग रखा हुआ था कि आप हजरात जब मंडे को तशरीफ लाएंगे तो फिर करेंगे, लेकिन माशाल्लाह आप लोगों ने तो जल्दी हिम्मत कर ली। आई रियली अप्रिशिएट। तो न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस के चैप्टर में, उसके ऊपर हमारी डिस्कशन है आज। तो थोड़ी सी टेंशन चाहिए। सवाल पेपर में सॉर्ट ऑफ इस तरह का दिया होगा कि आपके बिजनेस की सेल है 100 रुपया। जी माय डियर, आपके बिजनेस की सेल है 100 रुपया, कॉस्ट ऑफ सेल वगैरह भी होगी, छोड़ें वो। आपने मुलाजमीन को तनख्वाहें दी हैं 20 रुपए की। आपने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की है 5 रुपए की। सो विदाउट कैलकुलेटर व्हाट इज द प्रॉफिट? 75। फिर दी होगी आपको अदर इंफॉर्मेशन। अदर इंफॉर्मेशन में लिखा होगा कि टैक्स डिप्रिसिएशन आपने पेनल्टी पे की गवर्नमेंट को 2 रुपए। ठहर जो ना चुरी थले। अच्छा जी, फिर आपके जो डेप्रिसिएशन है वो है 5 रुपए। टैक्स डिप्रिसिएशन इज ₹7। टैक्स डिप्रिसिएशन 7 है। अब एक आसान तरीका होगा न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का, वो मैं नहीं करूंगा। एक अच्छा तरीका है सॉल्व करने का, उस पे लाना है आपको। आसान तरीका इंशाल्लाह 4-5 दिन बाद पढ़ा करेंगे। आसान तरीका तो ये है कि आप सेल से शुरू कर दें न्यूमेरिकल, और टैक्स वाले कहेंगे ये 20 माइनस कर लो, यानी P&L टैक्स वालों की नजर में बनाए। मेरे सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? कैलकुलेट इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो अब टैक्स वाले कहेंगे आप 20 माइनस कर लो, 2 माइनस ना करो, 20 कर लो। सैलरीज पे मुझे कोई एतराज नहीं, तो अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें दी हैं, तुम्हारा जेन्युइन खर्चा माइनस करो। हाँ, सैलरीज पे टैक्स ना काटा हो, वो बहस फिर मैं कभी करूंगा अगर सवाल में लिखा हुआ। या 25,000 से ऊपर की सैलरी आपने कैश में पे कर दी, वो भी मैं 32,000 से ऊपर की सैलरी आपने कैश पे कर दी, वो भी इंशाल्लाह कभी बात करूंगा। याद आ रही है थोड़ी थोड़ी बातें? तो टैक्स वालों ने कहा कि 20 माइनस कर लो, 2 माइनस ना करो, क्योंकि पेनल्टी टू गवर्नमेंट आपको पता है माइनस करने की इजाजत नहीं है। फिर टैक्स वालों ने कहा 5 की जगह 7 माइनस कर लो। ये जो 5 है अकाउंटिंग वालों की डेफिनेशन है, और हो सकता है अकाउंटिंग वालों ने डेफिनेशन स्ट्रेट लाइन पे की हो। आपको पता है डेप्रिसिएशन सेक्शन 22 के अंदर हमने पढ़ी थी, WDV मेथड पे होती है। भाई बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी क्लास के बीच में से। चलें जो भी करने में सो जो ऑन डिसीजन। अच्छा,
तो डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग रूल्स वाली 5 है और टैक्स रूल्स वाली कितनी है? 7 है। अकाउंटिंग रूल्स वाली हो सकते हैं स्ट्रेट लाइन पे हो, हमें क्या पता। तो टैक्स वाले कहेंगे 20 माइनस कर लो, हमें कोई एतराज नहीं। 2 माइनस ना करो क्योंकि नॉट अलाउड है, नॉट अलाउड माइनस नहीं कर सकते। और टैक्स वाले कहेंगे 5 की जगह 7 माइनस कर लो। जवाब बताएं। 73 इज माई इनकम फ्रॉम, इट इज अ मेथड, इट इज बिल्कुल अप्रोप्रिएट मेथड। आई कैप एक नंबर नहीं काट सकता आपका इस पे। मैंने कमाया था पता नहीं कितना, 70, इधर भी 73 आ रहा है इत्तफाकन। थोड़ी सी फिगर को चेंज करें यार, ये तो कंफ्यूजिंग हो सकता है, वो तो फिर मेरा कॉन्सेप्ट भी डिलीवर नहीं होगा जी। मैंने कमाया था 73 और ये क्या कह रहे हैं मैंने कितना कमाया? टैक्स किस पे दूंगा? 71 पे। 5 की जगह कितना माइनस कर लो? 9 माइनस कर लो। डन। अब ये नहीं देखना कि टैक्स वाले फायदा दे रहे हैं नुकसान दे रहे हैं, बट इट इज माई इनकम फ्रॉम बिजनेस। कितना हो ये समझ आ गया, वेरी इजी। टैक्स वाले कहेंगे ये माइनस कर लो, ये माइनस ना करो, इसकी जगह ये माइनस कर लो। तो डेट इज माई इनकम फ्रॉम बिजनेस। बट इस तरह मैं नहीं चलूंगा। मुझे बताएं मैं क्या लिखूंगा, जरा सोच के बताएं मैं क्या करूंगा। यस, आई विल स्टार्ट फ्रॉम प्रॉफिट। नाउ आई एम गिविंग यू 1 minute to note down the question, then we will start solution इंशाल्लाह। हम जरा प्रॉफिट से चल के आज ट्राई करते हैं कि बिजनेस का पहला न्यूमेरिकल एग्जाम लेवल का हमारा सॉल्व हो सकता है या नहीं। ये वाले एसी भी ऑफ कर दें जी, अभी एक एक करके शुरू हो रहे हैं एसी ऑफ होने। हो गया। आप कोई सोल्यूशन नोट करने की कोशिश करें, सोल्यूशन जरा ट्राई करें को बचा। मेरे ख्याल से 80-90% बच्चे कर लेंगे इसको। प्रॉफिट से चलें। ये जगाते हैं हाइब्रिड में तीसरी रो में इनको। प्रॉफिट से चलें, चैन नहीं लेने देना मैंने। प्रॉफिट से चलें और इनका अपना बिजनेस निकालें। वेल डन, हो गया। करें जरूर ट्राई, गलती होगी तो दोबारा कर लेंगे इंशाल्लाह। भाई वो चिट्टी लाल मंगवाओ जरा।
ला रहे? अच्छा, एक होता है अकाउंटिंग वालों का प्रॉफिट एंड लॉस, उस पर हमने टैक्स नहीं देना होता। एक होता है टैक्स वालों का प्रॉफिट एंड लॉस, उस पर हमने टैक्स देना होता है। ले, तो अकाउंटिंग रूल्स और टैक्स रूल्स सेम नहीं होते। जैसे आपने आज इंटेंजिबल्स में हमने ये भी देखा, इंटेंजिबल्स में रेजिडुअल वैल्यू माइनस नहीं हो सकती, ठीक है। ये जो चिट्टी किताब है ना, ये चिट्टी है और ये लाल है, इसको हम कहते हैं चिट्टी लाल। तो ये जो चिट्टी किताब है डेट इज IFRS, ये दुनिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जिसमें जैसे आपने IAS 2 शायद पढ़ा हो अपनी जिंदगी में, IAS 16 पढ़ रहे हो, तो ये अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स हैं। तो ये पूरी दुनिया में चलते हैं, इनको IFRS कहते हैं। और ये टैक्स लॉज हैं, ये पाकिस्तान में बनी हुई है, ये पाकिस्तान की किताब है। ये देखो लिखा हुआ है ग्राउंड फ्लोर कोयटा सेंटर पूंछ रोड नियर चुबुर्जी लोर, ये पाकिस्तान के लॉज हैं। इसके अंदर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, इसमें आपको सेक्शन 74 मिलेगा, सेक्शन 73 मिलेगा, ये सारे सेक्शंस मिलेंगे जो हम क्लास में पढ़ते हैं। तो ये दुनिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं और ये टैक्स लॉज हैं। अब ये जो प्रॉफिट एंड लॉस बना है, ये प्रॉफिट एंड लॉस बना है इस चिट्ठी के मुताबिक। हमने इस चिट्ठी को कन्वर्ट करना है लाल में। तो चिट्ठी को लाल में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या क्या करना है, आंखें खोलनी है सबसे पहले क्लास लेने के लिए। और अकाउंटिंग वालों ने कहा सैलरी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, पेनल्टी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अकोमोडेशन क्रेडिट। ये 3 एंट्री सर ने कराई, अगली एंट्री आपने खुद कर ली, कैश डेबिट सेल क्रेडिट। आप खुद बहुत तेज थे, कैश डेबिट सेल क्रेडिट, और ये आपके बिजनेस का प्रॉफिट आ गया। अब अकाउंटिंग वाले कह रहे हैं कि हमारा प्रॉफिट है 73, लेकिन ये कह रहे हैं वी हैव आवर ओन रूल्स, सेक्शन 20, 21, 22, 23, 24 के अंदर रहते हुए मैं बात करूंगा बस। वी हैव आवर ओन रूल्स, हमारे अपने रूल्स हैं। जैसे अकाउंटिंग वाले अगर कभी इनकम हम प्रॉपर्टी निकाल रहे हो तो वो रिपेयर अलाउंस माइनस नहीं करेंगे, कहेंगे ये तो अजीब सी चीज है 1/5, हमें क्या पता। अकाउंटिंग वाले हवाई बातें नहीं करते, लेकिन टैक्स वाले अब जो भी कहते हैं हमें करना पड़ेगा। अब टैक्स वाले कह रहे हैं कि तुमने ये 20 माइनस किया, कर लो, अच्छी बात है। अब टैक्स वाले कह रहे हैं तुमने ये 20 माइनस कर लिया है 73 तक पहुंचे हुए, हमें कोई एतराज नहीं है। तो क्या मैं इस 73 तक पहुंचते हुए जो 20 माइनस हुआ है इस पे इनको कोई एतराज है? तो बस माइनस हुआ रहने दें, ठीक है। 73 तक पहुंचते हुए जो 20 माइनस हो चुका है इसमें इनको एतराज नहीं है। 73 तक पहुंचते हुए जो 2 माइनस हुआ है इसके बारे में हमने सेक्शन 21 में पढ़ा था कि पेनल्टी टू गवर्नमेंट माइनस करने की इजाजत नहीं है। अब ये इसको कहेगा शर्म नहीं आती 2 माइनस की है, शर्म नहीं आती 2 माइनस, जो मना भी किया था पेनल्टी माइनस नहीं करनी। अब क्या होगा, हम इस पेनल्टी को यहां तक पहुंचते हुए माइनस हो चुकी है, इससे ये प्रॉफिट्स 75 पे पहुंच जाएंगे। बहरहाल मैं टोटल फिलहाल नहीं कर रहा, इससे ये प्रॉफिट्स 75 पे पहुंच जाएंगे, 75 पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं है। फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है अकाउंटिंग वालों ने किसी एसेट के ऊपर 2% रेट लगाया हो और इन्होंने किसी एसेट के ऊपर 10% रेट लगाया हो, तो हो सकता है फिर इनकी डिफरेंस ज्यादा आ गई हो, इनकी डिफरेंस कम आई हो, कोई भी वजह हो सकती है। ये जो डेप्रिसिएशन P&L के अंदर, इसको P&L कहते हैं, ये डेप्रिसिएशन P&L के अंदर आ रही होगी, इसको हम हमेशा अकाउंटिंग वालों की डिफरेंस कहेंगे। अकाउंटिंग वालों की डिफरेंस माइनस हो चुकी है, इसको उल्टा कर जरा सोचें टैक्स वालों की डिफरेंस कैसे रिकॉर्ड करें, माइनस करके। वेल डन। 73 तक पहुंचते हुए अकाउंटिंग वालों की डिफरेंस माइनस हो चुकी है, इसको उल्टा कर टैक्स वालों की डिप्रिसिएशन माइनस और लेस एक ही हो गया ना, ऐड पेनल्टी, इसको ऐड करें, फिर ऐड करें अकाउंटिंग वालों की। ये इस तरह आपने उठाए रखना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए ना घर में, ये इस तरह आपने उठाए रखना है। अकाउंटिंग वालों की डिप्रिसिएशन 5 उल्टा दें, इसकी जगह, अच्छा मुझे ये लग रहा है मैं अकाउंटिंग वालों की डिप्रिसिएशन रिवर्स कर रहा हूं, किसी को फील हो रहा है? माइनस हो चुकी थी ना, उससे रिवर्स कर रहा हूं। और मुझे ये लग रहा है कि मैं टैक्स वालों की डिप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर रहा हूं, अकाउंटिंग वालों की डिप्रिसिएशन रिवर्स करके ऐड साइन के साथ टैक्स वालों की डिप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर रहा हूं। बोले तो आप कहीं बुलवाएं तो बोले तो 71 इट इज माय इनकम फ्रॉम
फिर मैं इसमें इनकम फ्रॉम सैलरी ऐड करूंगा, इसमें इनकम कैपिटल गेन ऐड करूंगा, फिर मेरी टोटल इनकम आएगी, फिर ज़कात वगैरह करके ये इनकम फ्रॉम बिजनेस की वर्किंग टाइप चीज समझ लें। तो आज फर्स्ट टाइम हमने एग्जाम लेवल का न्यूमेरिकल किया, इसका सोल्यूशन नोट कर लें। व्हाट आर यू पीपल स्माइलिंग एट? ठीक है, क्लास के बाद आके इनकी जियारत कर लीजिएगा। साथ आपको एक ऑफर की थी, उस ऑफर को सिर्फ 5-10 लोगों ने अवेल किया सिर्फ आज। ग्रुप में मैसेज आया था। हाँ जी बोले। नहीं 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 भाई कह रहे हैं 5 और 9 का डिफरेंस ले लें, इस तरह नहीं करना। जो पैटर्न चल रहा है साल हर साल से दुनिया में, उसी के ऊपर हो, आई कैप भी उसी के ऊपर रहता है। कैलकुलेशन के तरीके हो सकते हैं बट जो नॉर्म्स चल रही हैं उन्हीं पे रहें फिलहाल। अकाउंटिंग डेप्सिएशन को क्या किया करेंगे? उल्टा कर। किन के वाले डेप्सिएशन रिकॉर्ड करेंगे? टैक्स डेप्रिसिएशन। अच्छा जी, चलें आज एक सवाल अब करते हैं। साथ वाले की किताब में ना आखिरी सफ़े निकालें बिजनेस के चैप्टर के। मैं साथ वाले की किताब में कह रहा हूं, अपनी किताब में कर रहे हैं। कभी बात नहीं मानते। हम इंटरफेयर नहीं करते दूसरों की जिंदगी में। जी मैं उसकी किताब पे कह रहा हूं, उसकी जिंदगी में मैं कहां इंटरफेयर करने को कह रहा हूं। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 48 आया। ये IFRS के रूल्स के मुताबिक कितना आया? पेज नंबर 206। तो अकाउंटिंग वालों के रूल्स के मुताबिक प्रॉफिट कितना आया? 48। ये नजर आ रहा है अकाउंटिंग वालों का 48। ये देखिए मैं किताब पे प्रिंट करवा के लाया, माशाल्लाह जबरदस्त। 48, ये 48 आया अकाउंटिंग वालों के मुताबिक। ठीक है, टैक्स वालों के मुताबिक जो है वो ये देखें कुछ नजर नहीं आ रहा, ये है ही नहीं, टैक्स वाले इसको मान ही नहीं रहे। अकाउंटिंग वालों के मुताबिक ये 48 है। हमने खर्चे रिकॉर्ड किए, हमने एम्प्लॉयज को तनख्वाहें दी, सैलरी डेबिट, कैश क्रेडिट, डेप्सिएशन डेबिट, अकाउंट डेप्सिएशन क्रेडिट IAS 16 के मुताबिक एंट्री की हमने। पेनल्टी टू हो सकता है ये डेप्रिसिएशन जो है वो यूनिट्स प्रोड्यूस मेथड पे हो। जी फिर हमने रिपेयर की, फिर हमने कोई बिल्डिंग बेची, उस पर लॉस आ गया। हमने बिल्डिंग बेची, उस पर। अच्छा, इस लॉस को ना हम अकाउंटिंग वालों का लॉस कहा करेंगे। ये ना अकाउंटिंग वालों का डेप्रिसिएशन है। वैसे तो सारी फिगर्स अकाउंटिंग वालों की हैं, लेकिन इसका नाम अलग से हमने रखा करना है ना, इसलिए कह रहा हूं अकाउंटिंग वालों का लॉस ऑन डिस्पोजल। अब नोट ना करें, ज्यादा समझ आ जाएगा, नोट ना कीजिएगा ये चीजें ज्यादा, ना नोट करें ज्यादा समझ आ जाएगा। शर्म नोट कर रहे हैं तंज को समझ जाओ ना, नोट करो, स्पीड मारो इसको, नोट नहीं करा। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम टाइप चीज है, डिस्काउंट नहीं रिसीव हुआ होगा। ये गेन आ रहा है कोई फर्नीचर के बेचने पे, बिल्डिंग के बेचने पे लॉस है, फर्नीचर के बेचने पे गेन आया है। इस गेन का नाम बताएं। अकाउंटिंग गेन की बजाय अच्छा नाम मैं बताता हूं, अकाउंटिंग वालों का गेन। अकाउंटिंग वालों का गेन। तो ऑब्वियसली ये सारा देखें इस किताब का किया धरा है। हाइब्रिड में सेकंड लास्ट रो में इनको बता दें, लाहौर आ गया है, मॉडल टाउन। जी पता चल गया था जिनको उठाना था। ये मुराकबे में क्यों जाते हैं आप क्लास में? क्लास में मुराकबे के लिए पैसे दिए हुए हैं? अच्छा, हाँ 5 रुपए डेप्शन चार्ज की हुई है, हाँ 7 रुपए करो। अच्छा हाँ, ये बोल रहे हैं ना, ये बोल रहे हैं यार, इस किताब को भी फाड़ के ना आधा करवा दो, ये उठाई नहीं जाती। ठीक है, ये तो बहुत पुरानी है ना, अब तो 2025 का लॉ आ गया है, 2022-23 की है। करना क्या है? ठीक है, इसको आधा आधा जो है ना अंदर से पढ़ा के बस लाल करता नजर आए। अच्छा,
तुम्हारा लॉस 4 रुपए, 12 रुपए लॉस है। आराम से बोल, क्या हो गया? हाँ, आराम से बोलूं, लॉस देखो अपने 4। हाँ, गेन तुम्हारा 9 रुपए, चले आओ, गेन तुम्हारा 11 रुपये है। तो अब मेरे मुताबिक 7 रुपए डेफिसिट करो, मेरे मुताबिक 12 रुपए लॉस है, मेरे मुताबिक 11 रुपए। तुम दोनों साइड पे हो जाओ, अब तुम लोगों ने जो करना था कर लिया, अब हम करते हैं। चलें जी, शुरू करें वर्किंग। खोलो, वो पहले ही हाफ लिस्ट पाके आया है। ट्राई करें न्यूमेरिकल, ये आज हो जाएगा? पता नहीं, देख लें। कंपनी जिम्मेदार नहीं है किसी भी चीज की, कंपनी अपनी जिम्मेदारी नहीं देती आजकल। कई तो पता चलता है कंपनी बैठ गई। इनकम फ्रॉम बिजनेस, स्टार्ट कहां से किया करें? अकाउंटिंग वालों का प्रॉफिट। चाती मारें जरा, वैसे चाती मारना मुनासिब नहीं है, बट मार लें चाती। कितना है? इसे प्रॉफिट बिफोर टैक्स इसलिए कहते हैं कि अभी तक टैक्स नहीं निकाला ना। ओ आई सी, ओ आई सी, ओ आई सी, कितने गई सी? पता नहीं पंजाबियों ने भी क्या क्या चीजें बनाई हुई हैं। एड लेस सैलरीज है 15 रुपए की माय डियर, क्या करें इसका? मैंने सैलरीज माइनस की है 15 की। भाई इसकी आवाज जरा बारीक हुआ करेगी, इसकी आवाज जरा मोटी हुआ करेगी। मैंने सैलरीज माइनस की है 15 की। अच्छा किया तुमने माइनस कर लिया, ये बोल रहा है। आवाज आ रही है इसके अंदर? ये क्या कहते हैं? मैंने कॉस्ट ऑफ सेल माइनस की 120 की। अच्छा किया तुमने माइनस कर लिया ठाकुर। ठीक है, तो इसको कोई एतराज ही नहीं इसके ऊपर। तो जिस चीज पे एतराज नहीं उसको कुछ करें। नहीं, साथ लगे मेरे बैग में कैलकुलेटर पड़ा है। अच्छा हुआ है कैलकुलेटर पड़ा है, निकाल दूंगा मैं उसके बैग में। तो प्रॉफिट तक पहुंचते हुए कॉस्ट ऑफ सेल माइनस हो चुकी है। ये कह रहे हैं मैंने कॉस्ट ऑफ सेल माइनस किया है। अच्छा किया तुमने माइनस कर ली। ये 15 माइनस हो चुकी हैं सैलरीज। अच्छा किया तुमने माइनस कर ली। मैंने 5 की डिप्रीसिएशन माइनस की है। शर्म नहीं आती तुमको? मेरी नजर में डिप्रेशन कितनी है? 7 माइनस कर लो। अब क्या क्या कर लें? हाइब्रिड में जो ऐसे बैठे हुए बॉयज में जरा ऐसे हों, अब वो ऐसे बैठ गए। भाई हाथ खुले छोड़े, एक में बॉल पॉइंट, एक में कैलकुलेटर, और दिमाग मेरी तरफ। अकाउंटिंग वालों की डिप्रिसिएशन उल्टा दें, उल्टा दें बोलते हैं। अकाउंटिंग वालों की डिप्रिसिएशन उल्टा दें, माइनस हो चुकी है ना तो उसे ऐड बैक करेंगे। और टैक्स वालों की डिप्रिसिएशन माइनस करते हैं। बहुत अच्छे जा रहे हो, बहुत अच्छे जा रहे हो, मेरी बात मान रहे हो। ओके, तो दोबारा हाथ बंद लेने हुण इत्थे, पहले इत्थे सी, फिर मैं क्या इत्थे, हुण इत्थे, अब ऐसे बॉल पेन कैलकुलेटर बस। अब बैठने भी ना दें हमें। पेनल्टी टू गवर्नमेंट मैंने माइनस की है। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हें मना किया था पेनल्टी टू गवर्नमेंट माइनस नहीं करनी, क्यों की है तुमने? उल्टाओ इसको अंजुम, सॉरी आसिम। उल्टाएं जरा पेनल्टी, कोशिश करें उल्टाने की। उल्टा दी? मेरे ख्याल से जो डिडक्शन नॉट अलाउड होगी ना, तो वो माइनस हो चुकी होगी, तो उसे फिर उल्टाना पड़ेगा। असल में ये कह रहे होंगे ना हमने 3 माइनस कर लिया है, ये कहेंगे नहीं करना था, ऐड बैक कर दो। तो सॉर्ट ऑफ इस किस्म की। मैंने रिपेयर कराई है 17 रुपए की। अच्छा किया तुमने माइनस कर लिया।
बहुत अच्छा किया, आओ गले मिलें। बहुत अच्छा किया, कोई मसला नहीं, तुम और हम एक हैं। हाइब्रिड में सेकंड रो में जरा इनको मुराकबे से उठा दें, आगे चलते हैं। बिल्डिंग के बेचने पे लॉस आया 4 रुपए का, लॉस आया है 4 रुपए का। मेरी नजर में बिल्डिंग के बेचने पे कितना लॉस आया है? 12 रुपए का। कोई जरा लॉस उल्टाने का तरीका बताए। लेस तो ना बोलो, लॉस तो पहले उल्टवा दो ना। अकाउंटिंग वालों का लॉस उल्टवाओ, मैं देख लेता हूं। आप लोग रिलैक्स ने टेक लगा के सोचे थोड़ा सा। अकाउंटिंग वालों का लॉस उल्टा दें। मेरे ख्याल से ना इसकी 12 माइनस कर लो, कर लेता हूं, कर लो टैक्स वालों का लॉस, कर लो, कर लिया। ट्राई कीजिएगा 2-3 दफा जरा न्यूमेरिकल घर में, बस मोर और लेस आहिस्ता आहिस्ता आपको चीजें याद हो जाएंगी क्या एडलेस करना है, जो पेट चीजें हैं। लेकिन कभी भी लॉजिक नहीं भूलनी। डजंट मीन कि आपको अब रट्टा लग जाए कि अकाउंटिंग डेफिनेशन ऐड करनी है, डेफिनेशन माइनस करनी है। इट इज नॉट रट्टा, लॉजिक पता होनी चाहिए। अकाउंटिंग वाले कह रहे हैं जी हम डिस्काउंट रिसीट पे कोई एतराज़ नहीं है, मुझे डिस्काउंट रिसीव हुआ है 3 रुपए का। अच्छा किया तुमने इसको, थोड़ी आवाज मोटी करो, अच्छा किया तुमने इसको डिस्काउंट रिसीव में डाल लिया। हाँ जी, अकाउंटिंग वालों ने गेन रिकॉर्ड किया 9 का, टैक्स वालों ने कहा इसकी जगह रिकॉर्ड कर लो। ये जरा सोचें आप कैसे होगा। आपको कहना मेरा, इसको जरा देखें, ये प्लस हो चुका हुआ है 48 तक पहुंचते हुए, फील हो रहा? देखें जरा, प्लस हो चुका है ना, तो इसको कैसे उल्टाएं? मेरे तो ख्याल से माइनस करके उल्टा देते हैं। कुछ ज्यादा मसला हुआ तो आप वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिएगा। मेरे ख्याल से अकाउंटिंग वालों का गेन तो उल्टाने के लिए लेस साइन यूज होना चाहिए। 11, व्हाट इज दिस? आई एम गोइंग। अकाउंटिंग वालों का गेन उल्टा दें। टैक्स वालों का गेन रिकॉर्ड कैसे? कि गेन रिकॉर्ड, ये तो रिवर्स कर रहे हैं ना। ये जरा पहली क्लास है तो ये भी छोटा सा लिख दो, ये रिवर्स कर रहे हैं। टैक्स वाले कह रहे हैं हमारे वाला गेन रिकॉर्ड कर लो, कर लो तो कर लिया। चलो आसिम टोटल करो 43, नोट करें जी।